हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल तेजिस्टर स्टडी। और आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के 1996 के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन क्या है? विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। तो डिस्क्रिप्शन में भी देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1, थायमिन, B2, राइबोफ्लेविन, B6, पायरिडॉक्सिन, B12, साइनोकोबालामिन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन के, फ्लिक्विनोन। तो यहाँ पे क्या पूछा है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग और विस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए, यानी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो निमोनिया से कौन प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। निमोनिया रोग का वाहक जीवाणु डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। मोतियाबिंद आँख से संबंधित बीमारी है। मोतियाबिंद आँख से संबंधित है। पीलिया विषाणु जनित बीमारी है। यह यकृत से जुड़ी बीमारी है। मधुमेह अग्नाशय के खराब होने के कारण होती है। अग्नाशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती हैं। तो निमोनिया किससे संबंधित है? फेफड़े से। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? DDT एक रोगाणुनाशक है। नहीं। TNT एक कीटनाशक है। नहीं। RDX एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। यह सही है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। इस विस्फोटक पदार्थ का रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन है। RDX की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। TNT एक विस्फोटक पदार्थ है। DDT कीटाणुनाशक है। तो RDX क्या है? एक विस्फोटक है। चलिए अगला प्रश्न, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वह है एसिटिलीन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, एसिटिलीन। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यह वृद्धिरोधक पादप हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कौन है वह? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड्स। कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO हीमोग्लोबिन के साथ संश्लिष्ट अनुत्क्रमणीय बनाता है। शरीर में इसकी मात्रा एक सीमा से अधिक होने के कारण शरीर पर इसका घातक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जहरीला पदार्थ है। दूध उदाहरण है। दूध उदाहरण किसका है? पायस का। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दूध उदाहरण किसका है? पायस का। दूध का उदाहरण है पायस का। दूध दूध पायस का उदाहरण है। वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड या पायस कहलाते हैं। ये विलयन स्थायी होते हैं और विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर सुगमता से अवक्षेपित नहीं होते। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में कौन नहीं पाया जाता है? ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, जबकि पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर ये सब अंतरिक्ष के भाग हैं। अगला प्रश्न, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है?
तो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित कौन करता है? सिक्रेटिन करता है। कौन करता है? सिक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है, जिसके फलस्वरूप अग्नाशय से 5 अग्नाशयी रस एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज एवं रेनिन का स्रावण होता है। इसमें एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। यानी एमाइलेज, माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। चलिए अगला प्रश्न। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। इसका सही उत्तर है एस चंद्रशेखर। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। किसी भी तारे की आयु उसमें वर्तमान हाइड्रोजन की मात्रा घटने के साथ साथ बढ़ती जाती है। अंततः तारा लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। लाल दानव तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के लगभग बराबर हो तो वह श्वेत वामन बन जाता है तथा जब उसकी समस्त हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो जाती है तो उसकी दीप्ति समाप्त हो जाती है। जो तारे सूर्य से कई गुना भारी होते हैं उनका अंत अधिक प्रलयनकारी होता है। ऐसे तारों का विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। इसका कवच बिखर जाता है परंतु क्रोड संकुचित होता चला जाता है और अंततः न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके प्राकृतिक स्रोत घास, पत्ते व मूत्र हैं। बेंजोइक क्लोराइड से औद्योगिक निर्माण विधि द्वारा बेंजोइक अम्ल प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग दवा के संरक्षण हेतु भी किया जाता है। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो कलाई घड़ियों में भी होते हैं, प्रदर्शन युक्तियों में भी होते हैं, पॉकेट कैलकुलेटरों में, यानी सभी में होते हैं। सभी में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य तप्त गैस का गोला है जिसका निर्माण 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम तथा 1% अन्य तत्वों के संयोग से हुआ है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम 1H आपस में मिलकर हीलियम 2H4 का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या कार्य है? तो एक समान तापमान को बनाए रखने का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक समान तापमान को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो थर्मोस्टेट करता है। अगला प्रश्न। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। यानी मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी पानी की तलाश के कारण हो जाती हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं। ऐसे पौधे ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ जलाभाव होता है, अतः जल की खोज में जड़ें अंदर तक जाती हैं। कुछ पौधों की जड़ें 12 से 15 मीटर गहराई तक जमीन में फैली रहती हैं। जड़ें से सुविकसित एवं काष्ठीय होती हैं। जड़ों में मूल रोम तथा मूल गोप अत्यधिक विकसित होते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है पिट्यूटरी, यानी पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष या पिट्यूटरी होती है। यह कपाल स्कल की स्फेनॉइड हड्डी में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित रहती है। यह तालु एवं यानी पैलेट एवं मस्तिष्क ब्रेन के अधरतल के मध्य स्थित रहती है एवं उससे एक इनफंडिकुलम नामक छोटे वृत्त से जुड़ी रहती है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और सबसे छोटी ग्रंथि आपके पीयूष ग्रंथि है।
इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, यानी यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनीय पदार्थों तथा अमीनो अम्ल के मिलने से होता है। एंजाइम पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। कुछ एंजाइम टाइलिन, माल्टेज, एचसीएल, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज एवं पित्त रस हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत के भाग में पित्त का निर्माण होता है। इस पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल 85%, पित्त वर्णक 12%, पित्त लवण 0.7%, कोलेस्ट्रॉल 0.28%, मध्यम वसा 0.3% तथा लेसिथिन 0.15% होता है। मनुष्य में 700 से 1000 मिली पित्त प्रतिदिन बनता है। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो वह है प्लेटिनम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक कठोरतम कौन है? वह प्लेटिनम। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रकृति में उपलब्ध कठोरतम तत्व हीरा है, परंतु विकल्प में उपलब्ध न होने के कारण प्लेटिनम संभावित उत्तर है। द्रव्य की कठोरता उसमें खरोंच की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कठोरता का मापन मोहस की कठोरता मापक के द्वारा किया जाता है। मोहस का यह स्केल विभिन्न प्रकार की कठोरता वाले तत्वों के तुलनात्मक आधार पर बनाई जाती है। हीरे की कठोरता 10 है। परमाणु की नाभि में होते हैं। परमाणु की नाभि में कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। जिसमें परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व निरावेशित न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके नाभिक के केंद्रित में रहता है। धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है। तो धातुओं के टाँका को लगाने वाला मिश्रण कौन सा है? टीन और सीसा है। टीन और सीसा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। धातुओं के टुकड़ों को टाँका यानी शोल्डर लगाने वाला मिश्रण टीन और सीसा का होता है, जिसमें सीसा 68% एवं टीन 32% होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की जहाँ बहुत अधिक किसी नगर के बाहर वायु को जहाँ बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हों प्रदूषित करती है, यानी वायु को प्रदूषित कौन करता है? तो वह है सीसा। जहाँ पे कार सर्वाधिक होंगे, कार मोटर से ज़्यादा होंगे, वहाँ पे सीसा वहाँ की वायु को प्रभावित करता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहन पर्यावरण का प्रदूषित करते हैं। ईंधन के भंजन के फलस्वरूप उत्सर्जित धुएं में सीसा पाया जाता है। इसके साथ कैडमियम, आयरन, सिलिका, जिंक, टिन आदि हैं। सीसे की उपस्थिति से मानव स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। निम्नांकित में से कौन एक कीट के शरीर से निकलने वाला स्राव है? तो वह कौन है? वह है लाख। लाख जो है वह कीट के शरीर से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग है वह नारंगी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है? तो वह है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला लघु दूरी का प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 150 से 250 किलोमीटर है। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। नाग टैंक भेदी मिसाइल है। अर्जुन भारत द्वारा निर्मित टैंक है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है, यानी अर्जुन की मारक क्षमता 4 किलोमीटर है और यह क्या है? यह टैंक है। जबकि अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मध्य दूरी का प्रक्षेपास्त्र है और नाग एक टैंक भेदी मिसाइल है और पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी की प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता 150 से 250 किलोमीटर है।
चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 यानी हंसा 2 किसका नाम है? तो यह एक प्रशिक्षण यान है। पूर्णतः भारत में विकसित प्रशिक्षण विमान हंसा 2 का विकास डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के निर्देशन में संपन्न हुआ। इसका विकसित संस्करण हंसा 3 है, जो हंसा 3 है। 2 सीटों वाले हंसा हल्के विमान से अब न केवल विमान चालकों का प्रशिक्षण सस्ता हो जाएगा, बल्कि भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत भी हो सकेगी। तो हंसा 2 क्या है? यह एक प्रशिक्षण विमान है और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के निर्देशन में संपन्न हुआ है। इसका निर्माण जो है और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? तो वह है जूल। कार्य का मात्रक जूल है। जूल ऊर्जा का भी मापक इकाई है। डाइन बल का मात्रक है। वाट शक्ति का और न्यूटन बल का मात्रक है। रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। इसका सिद्धांत प्रतिध्वनि इको के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रडार के द्वारा युद्ध के समय में शत्रु के वायुयानों तथा अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की उपस्थिति इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। वायुयान के चालक रडार की सहायता से वायुयान के मार्ग में आने वाले अवरोधों जैसे मीनार, पहाड़, बादल आदि का पता लगाते हैं। इसकी सहायता से मौसम की भविष्यवाणी भी की जाती है। अगला प्रश्न, हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हैं। हीरे के चमकदार दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.4 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो यह हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। हीरे के अंदर जब किसी पृष्ठ का आपतन कोण 24 डिग्री से कम होता है तभी वह प्रकाश हीरे से बाहर निकलता है, तथा जब प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है तो हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस कैसे शरीर में प्रवेश करता है? तो वह दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। इसके विषाणु बच्चों के मुंह, नाक द्वारा प्रवेश करते हैं। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। शरीर के किसी भी अंग का पक्षाघात हो सकता है। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। नहीं, वायुदाब की मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट हो और तो ये किसका संकेत होता है? मौसम के तूफानी होने का। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? तो वह है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पैथोजिन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है तो वह क्या है? वह है रीनो वायरस। यानी पैथोजिन सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है और किसके कारण होता है? रीनो वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो तोपों का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में काबुल के आक्रांता बाबर एवं दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति में तोपखाने का प्रयोग सुनिश्चित किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है, सही है ये। लोथल लोथल गुजरात में है, यह भी सही है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है। कालीबंगा कालीबंगा जो है यह गलत है, ये हरियाणा में नहीं राजस्थान में है। और रोपड़ पंजाब में है, ये सही है। यानी कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो सोनगिरी कहाँ पे स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है?
मध्य प्रदेश में। और यह किसका है ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है? तो यह दिगंबर जैन का तीर्थ स्थल है। चलिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व हुआ था। 6 वर्ष की उम्र तक मोहम्मद साहब के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। उनका पालन पोषण पितामह एवं चाचा ने किया था। जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष की आयु में एक बार मक्का के निकट हीरा नामक गुफा में ध्यान में लीन थे, तब उनको दैवी वाणी सुनाई पड़ी। मोहम्मद साहब को प्रतिकूल परिस्थितियों में मक्का छोड़कर मदीने की ओर प्रस्थान करना पड़ा और यहीं से 622 ईस्वी हिजरी संवत का आरंभ होता है। 63 वर्ष की अवस्था में 632 ईस्वी में उनका परलोकवास हो गया। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। क्या विश्वास करते हैं? दोनों में समानता किस बात की है बौद्ध और जैन धर्म के? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को दोनों धर्म सही मानते हैं। डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैन एवं बौद्ध दोनों में कतिपय बिंदुओं पर साम्य है तथा वेद के प्रमाण का विरोध, नास्तिक जीवन दृष्टि, ईश्वर की सत्ता के प्रति अविश्वास, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत एवं जीवन दर्शन के रूप में अहिंसा के महत्व की स्वीकृति, ये सब समानताएं हैं इसके अंदर। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, तो अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। डिस्कशन देते हैं। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को अकबर से 500 बीघा जमीन प्राप्त हुई। रामदास ने इस भूखंड पर अमृतसर शहर की स्थापना की। यहाँ स्थित अमृतसर स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। गांधार किसके संश्लेषण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का जो है संश्लेषण है गांधार कला शैली। डिस्कशन देते हैं। गांधार कला शैली 50 ईस्वी पूर्व से 5001 ईस्वी पश्चिमोत्तर भारत में ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य कुषाण काल में विकसित इस मूर्ति कला पर यूनानी प्रभाव पड़ा। इस कला के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, गांधार कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई यानी पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं वह हड़प्पा संस्कृति की जानकारी देते हैं। चलिए अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता का संबंध है। अतीत का अध्ययन, डिस्क्रिप्शन देते हैं। अतीत का अध्ययन हम काल विभाजन के आधार पर करते हैं। इनका त्रिविध वर्गीकरण करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल एवं तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह अवधि है जिस समय का हमारे पास कोई लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल की कालावधि का तो हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु वे अभी तक पठनीय नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी युग से संबंधित है। बोगास कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगासकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। निम्नांकित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो वह कौन था? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। डिस्क्रिप्शन देते हैं। आर्यों के आदि स्थान को उत्तरी ध्रुव में मानने वाले विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। तिलक महोदय का विचार है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। इसमें एक सूक्त के अंतर्गत दीर्घकालीन उषा की स्तुति मिलती है। दीर्घकालीन उषा उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देती है। मिलिंद पन्नो क्या है? तो वह एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है। डिस्क्रिप्शन देते हैं। मिलिंद पन्नो मीनांडर के प्रश्न एक पाली ग्रंथ है। इसके लेखक बौद्ध विद्वान नागसेन हैं। उक्त ग्रंथ में यवन शासक मीनांडर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न करते हैं और बौद्ध भिक्षु नागसेन बुद्धिमत्ता पूर्वक संतोषजनक उत्तर देते हैं। मिलिंद पन्नो के अनुसार मीनांडर का जन्म अलसंद द्वीप के कालसी ग्राम में हुआ था।
विभिन्न पन्नों से शासक का व्यक्तित्व एवं उसके शासन प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? तो वह मौर्य शासन में अधिकारी थे। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। युक्त, राजूक, प्रादेशिक। राजूक आजकल के बंदोबस्त अधिकारी की भांति होते थे। राजूक पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिए गए। वे दंडों में छूट भी दे सकते थे। राजूक अपने अधीन लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखते तथा उन्हें उपहार आदि भी दिया करते थे। तो राजूक क्या थे? वह एक पदाधिकारी के नाम मिलते हैं। रज्जुक थे। रज्जुक आजकल के बंदोबस्त अधिकारी होते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर की भांति कार्य करते हैं। भाग और बलि थे। भाग और बलि क्या है? राजस्व के स्रोत थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। और ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। फिरोज बिन तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी ने उलेमा की स्वीकृति से सिंचाई कर लगाया, जो उन किसानों को देना पड़ता था जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। इसकी दर उपज का 1/10 थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन था? मखली पुत्र गोसाल थे। कौन था? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, परंतु मतभेद होने पर अलग होकर इस संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास करता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महावीर के समान गोसाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इससे जानकारी सुलभ होती है कि पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक इतिहास प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था। यह गिरनार के समीप खेतक तथा ऊर्जमत पर्वतों के जल स्रोतों के ऊपर बांध बनाकर निर्मित की गई थी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन का नियम किसमें प्राप्त होता है? विनय पिटक में। विनय पिटक में विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें संघ जीवन का उल्लेख किया गया है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु उपरांत उनकी भिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया गया। विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुक्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया। यानी अभिधम्म में दार्शनिक विचार हैं, अभिधम्म में दार्शनिक विचार हैं। सुत्त पिटक जो है वह बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह किया गया है इसमें। और विनय पिटक में नियम बनाए गए हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत। बौद्ध धर्म से यानी संघ से संबंधित जो भी नियम है वो इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं। एवं दैनिक जीवन में आचार विचारों संबंधी नियम भी विनय पिटक में ही बनाए गए हैं। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त पिटक जो है सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है, जबकि अभिधम्म पिटक वह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। चलिए अगला प्रश्न। एलोरा की गुफा निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो इसमें एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर वह पांड्य से संबंधित है। और खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों से संबंधित है। ये सही है, खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों से संबंधित है। और महाबलीपुरम का जो मंदिर है वह पल्लवों से संबंधित है। तो हम देख लेते हैं कि एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर पांड्य से, खजुराहो मंदिर चंदेल से, और महाबलीपुरम का जो मंदिर है वह पल्लव शासकों द्वारा संबंधित है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो बम्बई और ठाणे के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन
बम्बई एवं ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया। इसकी कुल लंबाई 34 किलोमीटर थी। अगले वर्ष 1854 कोलकाता में रानीगंज कोयला क्षेत्र तक एक लाइन बिछा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति पर्व का श्री गणेश किया था महाराष्ट्र में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रवादी राजनीतिक पुरुष थे। अपने उद्देश्य के लिए उन्होंने गणेश पूजा 1993 में तथा शिवाजी उत्सव 1895 में प्रारंभ किया था। इस प्रकार वे जनमानस के जागरण का प्रयास करते थे। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबद्ध नहीं था। बेगम हजरत महल थी, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे। उधम सिंह नहीं थे। मौलवी अहमदुल्ला भी थे, इन्होंने फैजाबाद से किया था। तो इसमें उधम सिंह नहीं थे, यानी इसका गलत उत्तर है उधम सिंह। चलिए देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1857 से संबंधित व्यक्तियों में उधम सिंह नहीं थे, अन्य व्यक्ति इससे संबद्ध हैं। 1857 के विद्रोह के समय बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने आरा यानी बिहार जगदीशपुर का क्षेत्र जो था वहाँ से थे ये, तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने गोली मारकर की थी। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यह बिल्कुल सही है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ था, यह भी सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, यह भी सही है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, न कि 1920 में हुआ था, तो ये गलत है। 1930 ये नहीं होगा, ये गलत है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ का वर्ष 1920 है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन का उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो वह थे सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के लिए इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। डिस्कशन देखते हैं। जब भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में, जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936, 1937 तथा सरदार पटेल 1931 ईस्वी में थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। 1931 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन की तीव्रता और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता से ब्रिटिश सरकार यह भलीभांति जान चुकी थी कि कांग्रेस का सहयोग जरूरी है। इस कारण उसने तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर को कांग्रेस एवं सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए बुलाया। वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 17 फरवरी 1931 को वार्ता शुरू हुई और अंततः 5 मार्च को यह समझौता हुआ। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1922 में निम्नलिखित में से किस समूह ने किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो वह थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1922 में। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में चल रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू एवं उनके समर्थक विधान परिषदों के चुनाव में सहभागिता प्रदान करने में असफल रहे। फलतः 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपने समर्थकों के साथ इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के एक अंग के रूप में रहते हुए चुनाव में भाग लेना तथा सरकारी कामकाज में अवरोध पैदा करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया। हुआ था 1929, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की कार्यकारिणी को यह भी अधिकार दिया गया कि वह जब भी उचित समझे सविनय अवज्ञा और करबंदी का आंदोलन चला सकती है। चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। डिस्क्रिप्शन देते हैं, साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत बम्बई पहुंचा था। कमीशन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि 1919 के सुधारों के अनुसार भारतीय शासन व्यवस्था किस तरह काम कर रही है तथा भारत में शिक्षा की वृद्धि और प्रशासनिक संस्थाओं का विकास कितना हुआ है। साथ ही इसको यह भी सुझाव देना था कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहाँ तक लागू करना उचित होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में ग्वालिया टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विमोचन बनर्जी ने की थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में घोषणा हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी, तो वह चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं ने आज़ाद के नेतृत्व में बैठक की जिसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, दांडी मार्च 1930 में हुआ था। तो कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? दांडी मार्च तीसरे स्थान पर आती है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिस्क्रिप्शन देते हैं, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो वह थे लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? तो वंदे मातरम के साथ कौन संबद्ध थे? अरविंद घोष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, अरविंद घोष। डिस्कशन देखते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनीतिक अरविंद घोष 1906 में राजनीति में प्रवेश किया और उन्होंने राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह वंदे मातरम पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, मोर लाइट ऑन योगा, ईस्ट उपनिषद, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर आदि है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पूना पैक्ट संबंधित था, पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो यह दलित वर्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, दलित वर्ग से। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ। इसके अनुसार हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को त्याग दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में सुरक्षित स्थानों को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल के हरिजनों को संयुक्त चुनाव पद्धति के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। अब उन्हें 18% स्थान दिया गया। हरिजनों के लिए संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था। उसके अध्यक्ष थे, तो वह थे बलवंत राय मेहता, यानी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जिला समिति की संस्तुति की गई थी। जिससे कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है जो स्थानीय स्तरों पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करती है। संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो वह संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून है जिसने दल बदल
रोक लगाया है। डिस्क्रिप्शन देते हैं, भारतीय संविधान में दल बदल निरोध के संबंध में अनुच्छेद 102 तथा अनुच्छेद 19 में कुछ प्रावधान अवश्य किए गए हैं, परंतु भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं स्वास्थ्य संसदीय प्रजातंत्र को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल निरोधक कानून का मुख्य उद्देश्य सिद्धांतविहीन तथा अनैतिक दल बदल पर रोक लगाना था। संपत्ति का अधिकार एक है, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, लेकिन वर्ष 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे केवल 6 मूल अधिकार रह गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का किससे संबंधित है? तो वह है धर्म की स्वतंत्रता से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, धर्म की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। यह एक मूल अधिकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है तथा बिना रोक टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो वह जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने सामाजिक उत्तरदायित्व एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंधन को आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाने की दृष्टि से 19 जुलाई 1969 को उनका राष्ट्रीयकरण किया। पुनः 15 अप्रैल 1980 को अन्य 6 बड़े अनुसूचित बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। सितंबर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में मिला लिया गया। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। डिस्क्रिप्शन देते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969, 70, 73, 74 अप्रैल 1969 से लागू किया गया। इसकी रचना करने वाले योजना आयोग के अध्यक्ष D.R. गाडगिल थे, इसीलिए यह योजना गाडगिल योजना भी कहलाती है। इसका उद्देश्य इन शब्दों में परिलक्षित होता है, आर्थिक विकास जिसके साथ साथ समानता तथा सामाजिक न्याय की ओर लगातार प्रगति हो और सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो। तो विकास केंद्र उपागम योजना यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल फार्मूले पर अपनाया गया था। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो वह कौन करता है? सेबी करती है, यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है करती है। डिस्कशन देख लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी का गठन शुरू में एक गैर अनुविहित संस्था के रूप में सरकार के प्रस्ताव द्वारा 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी करके इसे एक अनुविहित संस्था का दर्जा एवं अधिकार दे दिया गया। इसका प्रमुख कार्य स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज और किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार का नियमन करना, प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और अन्य गलत व्यापारिक तरीकों पर रोक लगाना है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो अभिदत्त पूंजी पर जो है कंपनी के लाभांश की घोषणा की जाती है, अभिदत्त पूंजी पर। 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। तो यह 96-97 का पूछा है, इसे हम करंट के स्टेटस में भी देख लेंगे। 1996 में राष्ट्रीय सकल उत्पाद का 5% था, करंट में हमें देख लेना होगा इसका डेटा क्या है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो मांग पर नियंत्रण नहीं, ये है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण भी है, वस्तुओं की राशनिंग भी है। ब्याज दर को कम करना, ब्याज दर को कम करने से मुद्रास्फीति और बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो सहकारी कृषि के विचार का समर्थक कौन नहीं है? तो वह है चरण सिंह जो है इसके समर्थक नहीं थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और अबुल कलाम आज़ाद ये सभी लोग सहकारी कृषि के समर्थक थे। चौधरी चरण सिंह सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे। किसानों के हित संरक्षक चरण सिंह प्रत्येक किसान को अपनी भूमि पर अपने पसंद एवं ज़रूरत के अनुरूप फसल उगाने के पक्षधर थे। वे भारत के गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री बने। भारतीय क्रांति दल व लोकदल के संस्थापक चरण सिंह का मई 1987 में निधन हो गया।
आज भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान है। तो वर्तमान डेटा देख लीजिएगा क्या है इसका अभी। निम्नलिखित में से कौन समूह भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद है? तो भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मद क्या है? इंजीनियरिंग सामान था, चाय। ये उस समय के प्रश्न के अंतर्गत है। वर्तमान में ये डेटा देखना पड़ेगा करंट में क्या है इसका डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो सर्वाधिक अम्ल कौन सा उर्वरक छोड़ता है? तो वह है अमोनियम सल्फेट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 मुख्य इंटू SO4 नाइट्रोजनी उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन अमोनिया NH3 के रूप में पाई जाती है तथा लगभग 25% अमोनिया पाई जाती है। यह आलूओं के लिए अच्छा उर्वरक है। इसका प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। यह मृदा को अम्लीय कर देता है, यानी अमोनियम सल्फेट जो है वह उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। तो चीन के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक भारत में कौन कौन से हैं? तो वह है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, चीन, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। चीनी उत्पादन में राज्यों का क्रम क्या है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर गन्ना की उत्पादकता सर्वाधिक है। जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो जनसंख्या के आधार पर तो बिहार, MP, यूपी, महाराष्ट्र, नहीं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो सकता है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल था मध्य प्रदेश। 2001 के आंकड़ों के अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो यूपी है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, यानी नंबर 1 पे है यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है आपका बिहार, और फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल, और देन मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस देश की संख्या सर्वाधिक है? वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की संख्या सर्वाधिक है। दिए गए देशों के अंतर्गत इंडोनेशिया की जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी जो है वह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? एनु जापान में रहने वाली जनजाति है। बुशमैन, बुशमैन जो है वह दक्षिण अफ्रीका संघ लिखा हुआ है, जबकि यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, यानी यह गलत है। बुशमैन जो है यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में। अच्छा, और मसाई केनिया में है, और पापुआन्स न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी पाई जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उत्तरी पश्चिम भाग यानी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा उसके समीपवर्ती कालाहारी मरुभूमि में वीरान क्षेत्रों एवं बासुती लैंड, नेटाल तथा दक्षिणी जाम्बिया में निवास करने वाली और स्थान स्थान पर घूम घूम कर शिकार करने वाली आखेटक जाति को बुशमैन के नाम से जाना जाता है। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है, मसाई केनिया में तथा पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। कथन और कारण दिया गया है। भारत एक मानसूनी देश है, और कारण है उच्च हिमालय से जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और उसकी सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। संसार का सबसे बड़ा देश है, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उसके अंतर्गत देखना है हमें। ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है। तो इसका हमने एक ट्रिक बताया था, रक्कूबाई, रक्कूबाई। तो यहाँ देख लेते हैं। रसिया है, चीन, कनाडा, चीन और अमेरिका, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, किसका स्थान आ रहा है? तो यहाँ पे चीन आना चाहिए। इसका सही उत्तर चाइना होगा। यस, इसका सही उत्तर है चाइना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है
चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वह है चिली में। तांबे का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? चिली है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तांबा एक विद्युत चालक, आघात वर्धनीय एवं तन्य धातु है। इसके मुख्य उत्पादक देश चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जायरे, जाम्बिया, पोलैंड, पेरू तथा ऑस्ट्रेलिया है। चिली 1982 से तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चिली की मुख्य खाने चकुई, कामेटा, बैड्यू आदि है। इसके अयस्क क्यूप्राइट, मैलाकाइट, चैल्कोसाइट, कोबेलाइट आदि है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किसके द्वारा की गई है? रेडक्लिफ रेखा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेडक्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर मार्टियर डूरंड द्वारा 1896 में स्थापित की गई थी। मैगिनॉट रेखा फ्रांस तथा जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैकमोहन रेखा चीन तथा भारत के बीच सर हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है थार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम भारत एवं पाकिस्तान में है। इसका क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, अफ्रीका में अफ्रीकी मध्य में है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डेट्रायट। डेट्रायट मोटर कार के लिए है, ठीक है। ये मोटर कार के उद्योग केंद्र है। ये हवाना जो है सिगार उद्योग केंद्र है। शेफील्ड कटलरी का उद्योग से संबंधित है। और वेनिस, वेनिस इटली में जो है, यहाँ पे कांच उद्योग होता है, न कि पोत निर्माण। तो यह गलत है, इसका सुमेल गलत है। देख लेते हैं। डेट्रायट संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रायट स्थित यह मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हवाना क्यूबा में यह सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड इंग्लैंड में कटलरी उद्योग के लिए है। और वेनिस इटली में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। तो टार्नेडो कहाँ पर उठता है? कैरेबियन सागर में उठता है। कैरेबियन सागर में टार्नेडो तूफान उठता है। तो देख लेते हैं। कैरिबियन सागर में उठने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात टार्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में आता है। दक्षिण एवं पूर्वी भाग में आता है। इसकी प्रचंडता के कारण तटीय क्षेत्रों एवं समुद्र में रहने वाले जलयान काफ़ी क्षति उठाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो अयनवर्तीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? कांगो घाटी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद कृष्णा नदी नहीं, हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। तो इसका मतलब हैदराबाद कृष्णा नदी के नहीं है, यह गलत विकल्प दिया हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो साइबेरियन सारस के लिए कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को जिनेवा में हुई थी। वर्तमान में इस वाणिज्यिक संस्था के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 149 है। इसका 149वां सदस्य राष्ट्र सऊदी अरब है। इसका 150वां संभावित सदस्य राष्ट्र वियतनाम है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य नियम तथा सीमा शुल्क से संबंधित नियमों में एकरूपता एवं स्थिरता स्थापित करना है। ब्रूनी किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो ब्रूनी आसियान का सदस्य है। आसियान का सदस्य है ब्रूनी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करने एवं उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1967 को इस संगठन आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना की गई। इसका केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस एवं ब्रुनेई इसके सदस्य राष्ट्र हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री बुतरस घाली नागरिक हैं। बुतरस घाली कहाँ के नागरिक थे? मिस्र के। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, उनका कार्यकाल एवं नागरिकता इस प्रकार है। ट्रिगवेली नॉर्वे के थे, जिनका कार्यकाल 1946 से 1953 था।
डैग हैमरशील्ड यह स्वीडन के थे, 1953 से 61 तक थे। यूथांट म्यांमार के थे, 1961 से 1971 तक। कुर्ट वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया के थे, 1971 से 81 तक। जेवियर पियरे दी कुयार यह पेरू के थे, 1982 से 1991 तक। डॉक्टर बुतरस घाली यह मिस्र के थे, 1992 से 96 तक। कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक। बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं, 1 जनवरी 2007 से अब तक। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो JL नेहरू शांतिवन यह सही है। लाल बहादुर शास्त्री यानी LB शास्त्री विजय घाट ये भी सही है। राजीव गांधी यह शक्ति स्थल ये भी सही है। और राजीव गांधी वीर भूमि है इनका, तो वीर भूमि से राजीव गांधी का संबंध है, यानी कर्म भूमि यह गलत है, यह सुमेल नहीं है। तो देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू का संबंध किससे है? शांतिवन से है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी वीरभूमि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा किसका सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र यह सही है, इनका अर्थशास्त्र संबंधित हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स इससे भी संबंधित हैं ये। और फिर हैं डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी संबंधित हैं, ये सही है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भूगर्भशास्त्र यह भूगर्भशास्त्र से नहीं जबकि जनसंख्या संबंधी अध्ययन से संबंधित हैं ये, यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं? भूगर्भशास्त्र न होकर जनसंख्या संबंधी अध्ययन संबंधित हैं। निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, बाकी तीनों अन्य देश जो हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ देश के सदस्य हैं। लीबिया, इराक, नामीबिया ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वर्ष 1996-97 में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, परंतु वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता स्विट्जरलैंड के पास है, यानी प्रेजेंट टाइम में स्विट्जरलैंड के पास जो है, यानी स्विट्जरलैंड अब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश हो चुका है। यूएनओ की सदस्य संख्या 192 थी, यानी यूएनओ सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है इस समय? तो 192 है। और वर्तमान में स्विट्जरलैंड भी जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो गया है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, तो उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है? नंदा देवी, यानी ऑप्शन नंबर C। अब इस देख लेते हैं, चूँकि अब तो बंटवारा हो गया है तो नंदा देवी कहाँ चला गया है? उत्तराखंड का हिस्सा हो गया है। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रादेशीय उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों 13 को अलग करके उत्तरांचल के नाम से नए प्रदेश का निर्माण किया गया। फलतः वर्तमान में नंदा देवी उत्तरांचल में स्थित है। अभी हाल में उत्तरांचल का नामकरण उत्तराखंड के नाम से कर दिया गया है। खेलकूद पुरस्कार 1996 में सिंगल, तो ये उस समय का है, तो इसे हमें नहीं देखेंगे। विश्व ओलंपिक द्वारा संपन्न होगा, इसे भी हम नहीं देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। रोवर्स कप संबंधित है, रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है रोवर्स कप? फुटबॉल से संबंधित है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। किससे है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से इंदिरा गांधी स्वर्ण कप संबंधित है। सुश्री भाग्य टिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह शतरंज से जुड़े हैं। सुश्री भाग्यश्री टिप्से ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसे छोड़ देते हैं। 1996 का पूछ रहा है ओपन सिंगल्स। निम्नांकित क्रिकेट खिलाड़ियों में से कौन पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय हुआ है? तो पाकिस्तान की राजनीति में कौन सक्रिय हैं? तो इमरान खान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अगला प्रश्न देते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, तो वह कौन थे? बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली बछेंद्री पाल भारत की प्रथम व विश्व की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। चलिए अगला प्रश्न। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। जिसमें देखते हैं। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त भारत का स्वाधीनता दिवस है। 15 अगस्त को भारत की स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस है। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली ने लिखी थी। किसने लिखी है? मार्क टूली ने। इसके साथ 120 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।